Good morning, students. Myself, Alka Dhingra, welcomes you online classes. Today, I am going to teach you chapter 5, that is coal and petroleum. हम सब जानते हैं कि हम डेली अपनी लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं. कुछ मटेरियल तो वो होते हैं जो नेचर में मिलते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं. एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ये सब वो मटेरियल हैं जो हमें किधर से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं. जबकि जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, पेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोजिव हैं, ये मटेरियल भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, मैन मेड मटेरियल्स हैं. इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जो कोई चीज़ यूज़ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स. ऑल द नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. उनको हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है सोर्सेज को. फर्स्ट होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और सेकेंड होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द टर्म इनएग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पूरी तरह क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल. Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resources. वो रिसोर्सेज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं या नेचर में प्रेजेंट हैं और अनलिमिटेड यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी वो हमें मिलती है और उनको हम पूरी यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर. आपको मालूम है ना, तो कभी सनलाइट ख़त्म होती है ना एयर ख़त्म होती है, एंड वाटर जो होता है वो कभी भी नहीं ख़त्म होता है. इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए हमारे पास रहती हैं. नाउ नेक्स्ट इज exhaustible natural resources. Those resources which are present in unlimited quantity in nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources. जो resources limited quantity में present होते हैं नेचर के अंदर और वो human activity से सारे यूज़ हो जाएं, उन वाले resources को हम क्या बोलते हैं, exhaustible natural resources. इनका कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स एक्सेट्रा. Coal, petroleum and natural gas are also called non-renewable sources of energy. इनको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और अगर एक बार ये सारा यूज़ हो जाए तो हमें इजीली द्वारा इनकी सप्लाई नहीं मिल पाती है, बिकॉज इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अगेन इट. बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इन चीज़ों को द्वारा बनाने के लिए. नेक्स्ट एक वर्ड आता है फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स बuried अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. फॉसिल्स वो चीज़ होती हैं क्या, जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जानवर हो जाते हैं जो मर जाते हैं, उनके जो अवशेष यानी कि जो उनके अवशेष बचे हुए होते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं, अर्थ के अंदर होते हैं, और वहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर तक वो बरिड यानी कि दबे रहते हैं. उसके बाद ही हमें क्या मिलता है, उन चीज़ों से कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, द नेचुरल फ्यूल्स formed from the remains of living organism buried under the earth long ago are called fossil fuels. जो नेचुरल फ्यूल्स हमें मिलते हैं अर्थ से, कैसे मिलते हैं वो, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन जब वो मर जाते हैं उनके रिमेन्स यानी कि जो अवशेष होते हैं वो अर्थ के अंदर क्या होते हैं, बहुत समय तक दबे रहते हैं.
और उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल से। जैसे जो आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। क्यों कहते हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरिड अंडर द अर्थ लॉन्ग अगो। ये क्या होते हैं, कब बनते हैं? जब ये एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जब ये मर जाते हैं और अर्थ के अंदर बहुत समय तक दबे रहते हैं, इनकी बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज वंस ऑल द फ्यूल्स आर नीड अप दे विल बी गोन फॉर एवर। इसीलिए अगर इनको हम एक बार यूज कर लेंगे तो उसके बाद इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए इनको हम कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे कि हमें कोल कैसे मिलता है। आपको मालूम है कोल क्या होता है? कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। कोल क्या होता है आपको मालूम है? एक ब्लैक कलर का और एक बहुत ज्यादा हार्ड कंबस्टिबल मिनरल होता है जिसके अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। और ये हमें कहाँ मिलते हैं आपको मालूम है? कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो खान होती हैं अर्थ के अंदर उससे हमें मिलता है। और ये मेनली कहाँ मिलता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अपनी कंट्री में coal is found in abundance in our country and it is the most important source of energy in our country। हमारे देश के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंट्री है। अब हम पढ़ेंगे हाउ कोल वॉज फॉर्म। अब हम ये देखेंगे कोल कैसे बनता है। कोल जब वॉज फॉर्म किससे होता है? वही बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ large land plants and trees buried under the earth about 300 million year ago। 300 मिलियन ईयर पहले जो प्लांट और एनिमल्स गिर जाते हैं और अर्थ के अंदर मतलब दब जाते हैं और उनके अंदर डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद ही हमें ये क्या मिलता है, कोल मिलता है। कैसे? जैसे 300 मिलियन अगो जब अर्थ के ऊपर क्या था, डेंस फॉरेस्ट था और ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस जैसे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो और फ्लड्स आए तो ये वाले जितने भी फॉरेस्ट थे सब अर्थ के अंदर दब गए और उसके ऊपर उनकी क्या होने लगी, सॉइल की लेयर्स जमने लगी। इससे वो क्या होते गए, और ज़्यादा दबते गए। जब टेम्परेचर रेज हुआ और उनके अंदर पहुंचा तो ये और ज़्यादा अंदर ही अंदर डीपर में घुसते गए और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो अर्थ के अंदर होता है और उनकी एब्सेंस ऑफ एयर में द वुड ऑफ फॉरेस्ट वाज स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। जो पेड़ पौधों की लकड़ी थी वो धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट होने लग गई, कोल के अंदर। The slow process by which the dead plants buried deep under the earth have becomes coal is called carbonization। ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। कौन सी? जब ये डेड प्लांट्स और बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर बहुत समय तक और जब वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सब जानते हैं कोल क्या होता है, आप सबको मालूम ही है, कोयला कहते हैं जिसको। कोल इज मेनली कार्बन। जब ये एयर और में हीट होता है तो कोयला जो होता है या कोल जो होता है वो जलने लगता है और बहुत क्या प्रोड्यूस करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये कैसे होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। कोल क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको सोर्स ऑफ हीट एनर्जी की तरह यूज करते हैं और ये क्या होता है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सच एज अ कोल गैस, कोक और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या टॉपिक होता है, यूजेस ऑफ कोल। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। आपको मालूम ही है कोल को हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, घरों में भी यूज होता है। सेकेंड, कोल को हम थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं।
और कोल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। और नेक्स्ट क्या होता है? इसको हम कोक को बनाने में भी यूज़ करते हैं और यूज एज अ सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल्स। आपने देखा था पहले जब स्टीम इंजन नहीं थे तो जो ट्रेन्स वगैरह होती थी उसमें भी हम कोल को एज अ फ्यूल ऑफ यूज करते थे। अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें कोल को जलाने से बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में जब हम कोल को हीट करते हैं तो हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं? कोल गैस, कोल तार एंड कोक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोल गैस। Coal gas is a gaseous fuel which is obtained by the strong heat of coal in the absence of air during the process of coal to get coke. कोल गैस क्या होती है? एक फ्यूल, गैशियस फ्यूल है जो हमें कैसे मिलती है? बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। ये किससे बनी हुई होती है? मीथेन और हाइड्रोजन बनी होती है विथ सम कार्बन मोनोऑक्साइड। जितनी भी गैसेस जो कोल गैस के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो हीट क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं और हम इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं इन इंडस्ट्रीज। इन द पास्ट कोल गैस को हम कैसे यूज करते थे? लाइटनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते थे और स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इसे लंदन में यूज किया गया था इन ईयर 1810 में। और फिर इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। दिस डे however coal gas is used as a source of heat rather than light। लेकिन अब इन दिनों में हम उसको लाइट की अपेक्षा गैस की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है कोल तार। Coal tar is a thick black liquid having an unpleasant smell which is obtained by heating coal in the absence of air। कोल तार क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा और काला लिक्विड होता है जिसके अंदर से अनप्लीजेंट यानी कि गंदी सी स्मेल आती है, जो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम कोल को गर्म करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में। कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स। ये किससे बना हुआ होता है? 200 कार्बन कंपाउंड से बना हुआ होता है। द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजीन, टोल्यून, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनॉल एंड एनालाइन। The compounds obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing a large number of substances used in everyday life and industries। जो कोल तार से हमें कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल तार आर यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर ड्रग्स। मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक डाइज में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, रूफिंग मटेरियल में और एक्सप्लोजिव में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है कोक। कोक इज अ टफ एंड पोरस ब्लैक सॉइल्ड सरफेस। कोक भी क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड और पोरस यानी कि भुरभुरा ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है। और ये कैसे बनता है? बाय हीटिंग कोल in the absence of air। When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are eliminated and coke is left behind as a black residue। जब हम कोल को गर्म करते हैं और उसमें से जब कोल गैस और कोल तार निकल जाती है तो उसके अंदर एक रेसिड्यू यानी कि अवशेष बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। इट हैज़ 98% कार्बन। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। आपको पता है कि कोल से भी अच्छा फ्यूल है बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑन बर्निंग देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल। जब हम कोल को जलाते हैं वो
कम हीट प्रोड्यूस करता है, जबकि जो कोक होता है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरिया। आपको मालूम है पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क कलर का थिक क्रूड यानी कि हार्ड ऑयल होता है जो ग्राउंड के अंदर बहुत सारे एरियाज में हमें मिलता है। और आपको मालूम ही है इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है? अनप्लेजेंट होती है। पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। क्या मतलब होता है? रॉक ऑयल, बिकॉज इट फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक। ये हमें कहाँ मिलता है? क्रस्ट ऑफ अर्थ के अंदर। किस में ट्रैप्ड होता है? किस में मिलता है? फंसा हुआ रॉक्स के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स obtained from deep oil wells which are dug in certain areas of the earth. पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें डीप अंदर ऑयल वेल्स के अंदर मिलता है, जो डग इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। वही जस्ट लाइक पेट्रोलियम वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम कैसे मिलता है? जो रिमेन्स होते हैं टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स के, जो अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर से बरीड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। और इट इज बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो द टाइनी प्लांट्स एनिमल विच लिव्ड इन द सी डाइड। और ये हमें मालूम है, ये हमें कहाँ मिलता है? सी के अंदर। जब ये छोटे छोटे जो सी प्लांट्स होते हैं और जो सी एनिमल्स हो जाते हैं, जो वो मर जाते हैं, तो सी के डीप लेयर्स के अंदर ये बरीड हो जाते हैं और वहाँ पे इनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। फिर बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हीट और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया में और एयर जहाँ पर नहीं होती है, इनके जो रिमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में हो जाते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है? ट्रैप बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स फॉर्मिंग एन ऑयल डिपॉजिट। ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये हमें कहाँ मिलता है और उसको हम पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रीमियस रॉक्स, जो मैं आपको पहले भी बताया दिया है कि ये रॉक्स की दो प्रीमियस लेग में फंसा हुआ होता है। और कहाँ मिलता है? अर्थ के अंदर मिलता है। आपको मालूम है पेट्रोलियम क्या होता है? वाटर से लाइटर होता है, तो इसीलिए ये पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता हुआ मिलता है। पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट आर यूजली फाउंड मिक्स्ड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। इसीलिए ये हमें वाटर के साथ और सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल के साथ मिक्स्ड होता है। पेट्रोलियम डज नॉट अकर इन द प्लेस ऑल द प्लेसेस ऑफ अर्थ, इट इज फाउंड ओनली इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। ये हमें पेट्रोलियम जो होता है हर अर्थ के हर पार्ट पर नहीं मिलता है, हमें सर्टेन यानी कि कुछ ही एरियाज के अर्थ पर मिलता है। नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक। जो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर होती है वो रॉक्स के अंदर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। फिर पेट्रोलियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? बाय ड्रिलिंग होल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑयल वेल्स इन द अर्थ क्रस्ट, वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन बी प्रेडिक्टेड बाय सर्वे। हम सर्वे से ये पता कर लेते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो अर्थ के अंदर कहाँ है। वहाँ पे हम ऑयल वेल्स को डिग करते हैं और उसके बाद हम ड्रिलिंग रिंग्स से लार्ज स्ट्रक्चर उसके अंदर करते हैं, फिर ऑयल वेल को ड्रिल करते हैं, उसके बाद हम उस पेट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं। अर्ली ड्रिलिंग ऑफ गेटिंग पेट्रोलियम वॉज डन ओनली ऑन लैंड। पहले तो जो हम ये पेट्रोल निकालते थे खाली कहाँ पर निकालते थे? लैंड पे ही निकालते थे। धीरे धीरे अब हम इसको क्या करते हैं? न्यू टेक्निक्स से सी बेड यानी कि सी के अंदर से भी हम इनको पेट्रोल को ड्रिल करके बाहर निकाल लेते हैं। जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल ड्रिल हुआ था वो कहाँ पे मिला था? पेंसिल्वेनिया यानी कि यूएसए में मिला था हमें। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं?
आपको मालूम है जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जैसे सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैसियस हाइड्रोकार्बन भी होती है, जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। इसीलिए हमें पेट्रोल को स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनसे क्या करना होता है, प्योरीफाई करना होता है, जो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल into more useful fraction is called refining। इस क्रूड ऑयल को जब हम डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the different fraction of petroleum have different boiling ranges। जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो हर फ्रैक्शन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब हम रिफाइनिंग को ऑयल रिफाइन में डन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उनका अपैरेटस होता है उसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे द सेपरेशन ऑफ, जैसे आपने माना पेट्रोलियम गैस होता है, इसके फ्रैक्शंस पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इन सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जब क्रूड ऑयल को हम उस कन्वर्टर में डालते हैं तो ये हर चीज़ अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर क्या होती है, धीरे धीरे अलग हो जाती है। द वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब कौन कौन से इसके फ्रैक्शंस होते हैं और उनके कौन कौन से यूजेस होते हैं। बहुत सारे इसके फ्रैक्शन जैसे बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। आपको मालूम है हम पेट्रोलियम गैस को किसके अंदर यूज करते हैं, घरों में भी और इंडस्ट्रियल में भी। आपको मालूम है पेट्रोलियम गैस को हम फ्यूल करते हैं किसके फॉर्म में, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड होता है पेट्रोल। पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर। जैसे आपको मालूम ही है मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ये सब किससे रन होते हैं, पेट्रोल से रन होते हैं। थर्ड आपका होता है कैरोसिन। आपको मालूम है कैरोसिन भी कैसे यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह। जैसे पहले आपको मालूम था स्टोव्स होते थे घरों में और ये सब, उनके अंदर हम क्या डालते थे, कैरोसिन ऑयल। फोर्थ जो होता है वो होता है डीजल। डीजल इज यूज एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। आपको मालूम है जो बस हैं, हमारे ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये सब किसके अंदर इनके सब के अंदर क्या डलता है, डीजल चलता है। और डीजल इज ऑल्सो यूज टू रन पंप फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर एंड इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जो हमारे घर में जनरेटर्स होते हैं या एग्रीकल्चर में हम पंप सेट यूज करते हैं, उनके अंदर भी किसका यूज होता है, डीजल के अंदर। फिफ्थ होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेशन इन मशीन एंड इंजन्स। नेक्स्ट आपका होता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन्स, ऑइंटमेंट, वैक्स पेपर्स एंड गैस। पैराफिन वैक्स हम किस में यूज करते हैं, कैंडल्स बनाने में, ऑइंटमेंट्स बनाने में, वैक्स पेपर्स बनाने में, इन सबको हम यूज करते हैं। और लास्ट होता है बिटुमेन। बिटुमेन इज यूज फॉर रोड सफरिंग। आप देखते हो जब रोड वगैरह बनती है तो हम उसमें क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं और ब्लैक पेंट्स में भी इसको यूज करते हैं। कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको मालूम है जो हमारे घरों में यूज किया जाता है गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। द पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। जब हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं अंडर प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं। जो एलपीजी गैस होती है वो क्या कंटेन करती है, ब्यूटेन करती है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स लाइक इंडेन कंटेन्स मेनली ब्यूटेन। जो हमारे घरों में इंडेन के सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। द गैस यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इट इज लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू द गैस सिलेंडर। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि यह हमें मालूम ही है किससे मिलता है, बाय लिक्विफाइड पेट्रोलियम। जब हम इनको सिलेंडर्स में करते हैं तो इनको हम हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं और तब इसी को हम घर में, आपको मालूम है इसे हम गुड फ्यूल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स बर्न्स इजीली, इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिससे की वजह से ये क्या करता है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और ये बिना धुएं के घर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है और कोई भी ये पॉइजनस गैस जलने पर प्रोड्यूस नहीं करता है
डू नॉट बिहाइंड एनी रेसिड्यू, जिस तरह से हम कोयला या वो जलाते हैं तो वो राख छोड़ता है, इसके अंदर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। Natural gas consists mainly of methane with small quantities of ethane and propane. नेचुरल जो गैस होती है वो किससे बनी हुई होती है? मीथेन से, थोड़ा सा उसके अंदर इथेन और प्रोपेन होता है। नेचुरल गैस जो कंटेन करती है अबाउट 95% उसके अंदर मीथेन होता है, बाकी सब क्या होता है? इथेन एंड प्रोपेन। ये भी कहाँ मिलती है? अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ। और साथ में इसके ऊपर क्या मिलते हैं? वही पेट्रोलियम डिपॉजिट भी साथ में मिलते हैं हमें। लेकिन जब हम पेट्रोलियम से ये लाइट होती है, इसीलिए हम इसको नेचुरल गैस को पहले ही सेपरेट कर लेते हैं, बाद में हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग शुरू करते हैं। आपको मालूम है इंडिया के अंदर वास्ट यानी कि बहुत बड़ा नेचुरल गैस फैला हुआ है। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जब नेचुरल गैस कंप्रेस्ड होती है बाय अप्लाइंग प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? CNG गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन फैक्ट नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं, ये किसके फॉर्म में हम स्टोर करते हैं? CNG में। और ये क्यों करते हैं? बिकॉज इसको ईजी होता है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना एक्सेट्रा। और हम इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं बिकॉज इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक एंड डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। ये बिना उसके जलता है स्मोक के और कोई भी एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है। Now advantages and uses of natural gas. What are the advantages? अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या होती है? इको फ्रेंडली गैस होती है। इसके अंदर ना तो कोई स्मोक होता है, ना कोई पॉल्यूशन होता है। जब इसको हम जलाते हैं तो इसके अंदर कोई भी पॉइजनस गैस नहीं प्रोड्यूस होती है और ये हमें इजीली मिल जाती है। आपको मालूम है इसके लिए हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड नेटवर्किंग है पाइप्स की, जिसके थ्रू ये हमारे घरों और इंडस्ट्रीज में सप्लाई हो जाती है। जो हमारा नेटवर्क है जो इन दिनों में अपनी कंट्रीज में, वो कहाँ है? बड़ौदा में है, गुजरात के अंदर में भी है और दिल्ली के पार्ट्स में भी है। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं आपको मालूम है? ये कैसे यूज होता है? डोमेस्टिक फ्यूल की तरह घरों में और इंडस्ट्रियल में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ थर्मल पावर स्टेशन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंप्रेस जो नेचुरल है आजकल हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, जैसे कार, बसेस हैं, और इसको यूज़ करते हैं हम किसकी जगह पे? पेट्रोल और डीजल के जगह पे, क्योंकि ये इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल। ये पेट्रोल के कंपैरिजन में गुड ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये एक तो क्लीनर फ्यूल है और कोई भी एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड नहीं करती है। जो नेचुरल गैस है इसे हम सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए भी यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स के बनाने के लिए, और इसको स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स को भी बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? मैनी यूजफुल केमिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हमें मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। जो हमें केमिकल इनसे मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स में बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करता है, जैसे डिटर्जेंट हो गया आपका, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, लाइलॉन है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर्स हैं, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं। ये सब हम इसमें पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फ्यूल्स बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। पेट्रोलियम इसीलिए हमारे लिए ना तो एक फ्यूल का सोर्स है, वो इसके अलावा हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स देता है, जिनको हम बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस बनाने में यूज़ करते हैं।
इसी की वजह से, क्योंकि ये कमर्शियल इम्पॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो एनर्जी रिसोर्सेज अर्थ में हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ इज लिमिटेड। आपको मैंने बताया था पहले ही कि ये सब हमें किस में मिलते हैं, लिमिटेड में। अगर इनको हम एक बार यूज़ कर लेंगे या एग्जॉस्ट कर लेंगे तो इन्हें दोबारा बनाने में हमें बहुत समय लगता है। यानी कि अभी मैंने पहले भी बताया था 300 मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। जबकि हमें मालूम है जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये मेजर सोर्स किसका होता है, एयर पॉल्यूशन का होता है। इसीलिए हमें इनका यूज़ क्या करना चाहिए, बहुत कम से कम करना चाहिए। इन्हीं फ्यूल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आजकल होती है। अब हमें वी शुड यूज़ फॉसिल्स कब यूज़ करना चाहिए, जब हमें इनकी ज़रूरत हो। जैसे We will ensure the ability of fossil fuels for a linked period of time। जब ये ज़्यादा समय के लिए हमें कोई फॉसल फ्यूल चाहिए तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और it will reduce air pollution and lead to a cleaner environment। तभी ये हमारे को क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन कम करेगा और एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। तभी ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था फॉसल फ्यूल जो कोल, पेट्रोलियम होते हैं इजीली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ये ना लैब में प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनको हमें बहुत साल चाहिए क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर ये एक बार यूज्ड अप हो गया तो इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। अब हम पेट्रोल और डीजल्स को कैसे बचा सकते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जब हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो उसको धीरे चलाएं। आपको मालूम है जब हम उसको तेज़ चलाते हैं तो फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप कहीं खड़े हैं या ट्रैफिक लाइट है या किसी का वेट कर रहे हैं तो आप अपने इंजन को, व्हीकल इंजन को स्विच ऑफ कर दें और ये इंश्योर कर लें कि जो एयर प्रेशर और टायर्स हैं व्हीकल के अंदर उसके अंदर लो टायर प्रेशर होना चाहिए। इससे फ्यूल क्या होता है, कम यूज़ होता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमें व्हीकल की धीरे धीरे रिपेयरिंग करानी चाहिए जिससे क्या हो, फ्यूल कम यूज़ हो। Hope you will understand that chapter. If there is any problem, you can ask me. Thank you.